हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया है हिंदी का, और ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इस पेपर को आज सॉल्व करके अवश्य देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस पेपर की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहां पर आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम लिंक पर जाकर के आप लोग इस पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले आप लोगों को ध्यानपूर्वक से पेपर को पढ़ना है। जो भी नोट लिखा है इस पर उसको पढ़ना है। लिखा है कि 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है, तो आप लोग पहले पेपर सही से पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें 2 खंड है और दोनों खंडों को आपको सॉल्व करना है। खंड आ है आपका, इसमें आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इनको आप लोगों को OMR शीट पर सॉल्व करना होगा। OMR शीट पर आप लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक इन गोलों को काला करेंगे और ब्लैक डॉट पेन का आप लोग यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को और कैसे आप लोग करेंगे वो देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो चंद्रगुप्त जो है वो आपका नाटक है। तो आप जो OMR शीट होगी उसमें इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन होंगे। वहां पर आप लोग, जैसे खा लिखा है तो खा का मतलब है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन को आप लोग वहां पर पूरे तरीके से काला करेंगे। क्लियर? चंद्रगुप्त नाटक है। नेक्स्ट देखेंगे, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है और ये मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, इस टाइप से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा आपके विकल्प के अनुसार है वो 1900 से 1918 है, और अगर विकल्प में यहां 1920 होता तो आपका वो राइट आंसर होता 1900 से 1920। इस विकल्प के अनुसार आप लोग जाएंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो है श्रृंगार काल। क्या है? श्रृंगार काल। रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति काल की रचना कौन सी है? साकेत, विनय पत्रिका, लहर या प्रेम माधुरी? तो भक्ति काल में जो रचना रची गई वो आपकी विनय पत्रिका है और गोस्वामी तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, रूपक, अनुप्रास? तो यहां पर उपमा अलंकार है। एक चीज याद रखेंगे आप लोग, सम और सी और सा, अगर ये वाचक शब्द आपको मिले तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस्ती जिले के अगोना गांव से किस लेखक का संबंध है? प्रेमचंद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या राजेंद्र प्रसाद का? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध है बस्ती जिले के अगोना गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या सच्चिदानंद हीरानंद बासैन अज्ञे या हजारी प्रसाद द्विवेदी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सच्चिदानंद हीरानंद बासैन अज्ञे जी तार सप्तक के संपादक है। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं, याद रखेंगे। साथ ही साथ पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा 1949 में, तीसरा 1951 में प्रकाशित हुआ। ये चीज भी आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या अज्ञे? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कलम का सिपाही की रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय या हरिवंश राय बच्चन? राइट आंसर है आपका अमृत राय, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास होता है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति होता है, और शांत का निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में 24-24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। नेक्स्ट, अनंत शब्द में उपसर्ग है।
तो अनंत शब्द में अन, या इस टाइप से अन लिखेंगे, या आ या अंत, तो अन उपसर्ग है, अनंत में अन है, इस टाइप से आ लिखा जाएगा ना, और नीचे हलंत रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा शब्द आवट प्रत्यय से नहीं बना है? आवट जिसमें ना आए, जैसे सजावट, दिखावट, लिखावट, ये सभी आवट से बने हैं, लेकिन घबराहट जो है वो आवट प्रत्यय से नहीं बना है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि पूर्व पद संख्यावाची किसमें होता है? तत्पुरुष में, कर्मधारय में, द्विगु में या द्वंद्व में? तो पूर्व पद जो संख्यावाची होता है वो द्विगु समास में होता है, जैसे चौराहा यानी चार राहों का समूह, सप्ताह, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दही का तत्सम रूप क्या है? दूध, घृत, दधी या साप? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दधी। दही का जो तत्सम रूप है वो दधी है आपका। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची है मनोज, फूल, पुष्प या पंकज? राइट आंसर इज डी ऑप्शन, पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत आदि, इत्यादि या इति आदि या इति आदि? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इति प्लस आदि इक्वल इत्यादि होता है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, फलस्य शब्द में विभक्ति और वचन बताना है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन या षष्ठी विभक्ति एकवचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन या पंचमी विभक्ति बहुवचन? तो जो फलस्य शब्द है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, फलस्य फलयोः फलानाम, फलस्य जो है वो आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। आगे देखेंगे आप लोग, ये रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग खुद देख लेंगे, ये रामचंद्र शुक्ल वाले चैप्टर से लिया गया है, मित्रता जो शीर्षक है, याद रखेंगे। और ये प्रश्न, इस पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बाद बाकी और जो प्रश्न है मैं आप लोगों को सॉल्व करा दे रहा हूं। ये जो व्याख्या है ये सूरदास जी वाले पद से ली गई है, समझ में आ रही होगी। पद्यांश का संदर्भ में आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद शीर्षक से अवतरित हैं और जिसके रचयिता सूरदास जी। एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, जब गद्य की व्याख्या आप लिखेंगे वहां लेखक लिखेंगे, और जब पद्य की व्याख्या आप लोग लिखेंगे तो वहां रचयिता लिखेंगे, रचयिता या कवि। क्या लिखेंगे? रचयिता लिख लेंगे या कवि का नाम लिख देंगे, ये ध्यान रखेंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या जितने में आपको अंडरलाइन मिलेगी उतने की आपको व्याख्या करनी है। अगला देख लेते हैं, ये देखिए तुलसीदास जी वाले चैप्टर से लिया गया है पूरा। अगला देखिए, यहां पर आप लोगों को ये जीवन परिचय लिखे हैं और दो प्रमुख रचनाएं, इसलिए जो मैन हमने आप लोगों को बताया था उनके सभी के जीवन परिचय आप लोग एक बार रिवाइज कर लें और दो दो रचनाएं याद कर लें। जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों को नोट कर लें, अभी नहीं याद किया एक बार पढ़ लें। और इधर पद्य में सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी और तुलसी को आपको पढ़ना है, तुलसी भी ऐड कर लीजिएगा, और इनकी दो दो रचनाएं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए संस्कृत वाला, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना था। तो देखिए पहला हम बता दे रहे हैं आपको कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसृता। इत एव यही से ही संस्कृत वाङ्मय से यानी संस्कृत साहित्य का और संस्कृत और संस्कृति का आलोक यानी प्रकाश सर्वत्र यानी सभी जगह, प्रसृता मीन्स फैला। मुगल युवराज, मुगल युवराज दारासिकोह यानी दारासिको अत्रागत यहां आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। सात तेसाम ज्ञानेन, वह उनके ज्ञान से प्रभाविता, बहुत अधिक प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदा नाम फिर से देखेंगे, यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम करता, इसलिए उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में यानी फारसी भाषा में कराया। ठीक, और ये वाराणसी वाले पाठ से है, ये चीज आप लोग नोट कर ले। और ये 5 मार्क का होगा, संदर्भ रहेगा 2 नंबर का, 3 नंबर की व्याख्या। नीचे वाला देख लेते हैं,
लिखा है विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम, यानी विश्व का रचयिता ईश्वर एक है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिना विविधय नाम भी एकम एव ईश्वरम भजन्ते, विभिन्न मतों के अनुयायी विविधय नाम विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि अग्नि इंद्र इंद्र कृष्ण कृष्ण करीम जिन्न बुद्धा ख्रिस्त अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति, यानी अग्नि इंद्र कृष्ण करीम जिन्न बुद्ध ईसाई अल्लाह इत्यादि सभी नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनः गुरु इत्यपि मन्यते, लोग उस ईश्वर को गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा, अतः सभी मतों को समान भाव से और सम्मान की दृष्टि से देखना अस्माकं संस्कृति संदेशा, हमारी संस्कृति का संदेश है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको अर्थ लिखना था। अर्थ देख लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कह रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः सभी निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी कल्याण को देखें, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् और कोई भी दुख का भागी ना हो। अगला देखेंगे, लिखा है हतो व प्राप्ति से स्वर्गम जीत्वा वा भोज से महिम, यानी अगर युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत्वा वा भोज से महिम, और अगर जीते तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। निराशी निर्मयो, इसलिए निराशा रहित होकर के, निर्मम होकर के और संताप रहित होकर के युद्ध करो। ये जो है गीता का श्लोक है और ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था और आपके चैप्टर में वीरा वीरेण पाठ में ये श्लोक दिया गया है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। आप लोगों को श्लोक पहले बताए थे और ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो दो श्लोक इसमें जैसे दिए हैं ये ना लिखे जाए, पेपर में जो आए हैं उनको नहीं लिखना है आप, इसलिए कम से कम 2 या 3 श्लोक पहले से याद रखेंगे। पेपर में इस बार 2 श्लोक तो आने ही आने हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पहला है वीरः केन पूज्यते, तो यहां आप लिखेंगे वीरः वीरेण पूज्यते। क्या लिखेंगे? वीरः वीरेण पूज्यते। दूसरा दिया है वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम, तो कस्या की जगह आप लोग संस्कृत लिख देंगे, संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। चंद्रशेखर का आसीत, तो चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी, एक भारतीय क्रांतिकारी युग का आसीत। पूर्वराजा का आसीत, पूर्वराजा एक भारत वीर आसीत। इस टाइप से आप लोग कर लेंगे, 4 नंबर यहां से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चारित्रिक विशेषताएं करिए। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, ये जो खंड काव्य है सभी जिलों के लिए निर्धारित नहीं है। ये वीडियो मैं हरदोई से बना रहा हूं, तो ये हरदोई हमीरपुर वगैरह जिलों में निर्धारित है। इस पर आप लोग अपने यहाँ की जो बुक है आपकी, वहां पर अपने टीचर ने आपके जो बताया होगा वो आप लोग करेंगे, जो आपके यहाँ खंड काव्य पढ़ाया गया हो। लेकिन हरदोई वालों के लिए ये निर्धारित है, तो मैंने ये बताया है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पर जरूर विशेष ध्यान देंगे। जो आपके यहाँ पढ़ाया गया वही खंड काव्य के प्रश्न आप लोग करेंगे और एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है और 3 नंबर का है। अंत में आपको ये निबंध तैयार कर लेने हैं। पर्यावरण प्रदूषण, देश प्रेम या कोरोना महामारी, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। इस टाइप से आपका पेपर हो सकता है। आप लोग एक बार इस पेपर को सॉल्व करके देखें तभी जाएं और अंत में एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पेपर कैसा लगा। और कल के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। सभी लोग एग्जाम में बढ़िया करके आए।